नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रविवार से लेकर आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ इस बात की चर्चा हो रही है कि तीसरा विश्व युद्ध वास्तव में शुरू होगा या नहीं। सबसे पहली बात तो मैं इस चर्चा को ही बेमानी मानता हूं, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध तो 3 साल पहले शुरू हो गया था, जब पहली बार रूस के तमाम समझाने के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की नाटो और अमेरिका के भड़काने पर रूस को खुली चुनौती दे रहे थे और अपने आप को नाटो का सदस्य बनाने और यूरोपीय संघ से जुड़ने की उनकी कोशिशें, उनकी कवायदें आज इस मुकाम पर रूस और यूक्रेन को पहुंचा चुकी हैं कि 3 साल बाद ये कहा जा सकता है विश्व युद्ध की समाप्ति किसी समय की जा सकती है। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि विश्व युद्ध कैसे, अभी तो सिर्फ 2 देश लड़ रहे हैं। वास्तव में अगर इसको अच्छे तरीके से अगर हम समझें एक एक मुद्दे पर, तो ये सिर्फ अब रूस और यूक्रेन लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं। कैसे? अभी रविवार को एक ऐसी घटना हुई जिसको यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने वाली घटना, इंसिडेंट करार दे रहे हैं। हुआ ये है कि यूक्रेन के ड्रोन बाकायदा रूस के अंदरूनी भागों तक पहुंचते हैं, और ये एरिया मैं बता दे रहा हूं कि यूक्रेन से उन स्थानों की दूरी जहां पर वो ड्रोन गिराए गए हैं 2000 से 4000 किलोमीटर के बीच की है। उनके 5 अच्छे जो उनके हवाई अड्डे थे, और उनको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हवाई अड्डे सैन्य उपयोग में प्रमुखतः लाए जाते थे और इतने बड़े थे कि वहाँ पर सामान्य विमान भी उतर सकते थे। मतलब कि हवाई पट्टी को ही नुकसान नहीं पहुंचाया गया, वहाँ खड़े वो बमवर्षक विमान तबाह कर दिए गए जिनका काम अभी तक यूक्रेन की तबाही को सुनिश्चित करना होता था। और अब संख्या जो बताई जा रही है वो 41 की है। ये जो मैं खबरें कई सोर्सेज से प्राप्त हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 41 विमान नष्ट हो गए हैं, जिसमें SU श्रेणी एक बड़ी श्रेणी होती है जिसमें बड़े बमवर्षक विमान होते हैं, उसकी संख्या कई बताई जा रही हैं। तो 41 लड़ाकू जहाज उनके तबाह कर दिए गए, जो न उड़ रहे थे, जो न प्रैक्टिस कर रहे थे, सिर्फ विमान हवाई पट्टी पर खड़े थे और अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यूक्रेन ने एक बेहतर रणनीतिक लड़ाई के तौर तरीके का प्रयोग करते हुए, क्योंकि युद्ध में सब कुछ जायज है, इन विमानों को नष्ट कर दिया। जो विमान नष्ट किए गए उसका जो नुकसान है वो 2 बिलियन से अधिक बताया जा रहा है। और इसमें अभी नुकसान की क्या क्या स्थिति बनी है अभी तो पूरा आंकड़ा आया नहीं, लेकिन $2 बिलियन से अधिक का नुकसान रूस को हुआ है। 3 साल के बीच जो दोनों के बीच युद्ध हुआ उसमें ये बर्बादी रूस की बड़ी बर्बादी बताई जा रही है। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस इसका बदला कैसे लेगा। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ड्रोन अटैक से फिर रूस ने यूक्रेन को हिला दिया है। लेकिन ड्रोन अटैक, जैसा कि मैंने कहा, किसी भी युद्ध के समाप्ति की घोषणा नहीं करने वाली। वो तो तभी होगी जबकि यूक्रेन को इस कदर तबाह कर दिया जाए कि हार मानने के अलावा उस कंट्री के पास कोई चारा ही ना हो। लेकिन क्या यूक्रेन को रूस इतनी जल्दी हरा पाएगा? फिर मैं कह रहा हूं, इसे समझने से पहले ये जरूर समझिए कि लड़ाई यूक्रेन नहीं लड़ रहा है अकेले, क्योंकि यूक्रेन की शक्ति तो जब 3 साल पहले युद्ध शुरू हुआ था उसके 10 दिन के भीतर ही समाप्त कर दी गई थी। और तब हार्ट टॉक भारत के कुछ वीडियोस जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने कहा था कि अगर ये युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हुआ और जेलेंस्की ने कहीं अपने आप को समर्पित कर दिया, तो रूस
बहुत बर्बादी भी नहीं कर पाएगा। कमोबेश यूक्रेन की कोई ज़मीन कब्जे में नहीं आएगी। हाँ, जेलेंस्की को हटा दिया जाएगा और रूस के मनमुआफिक कोई शासक बैठाया जाएगा, और ये रूस करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि अमेरिका की कोशिश ही यही थी कि जेलेंस्की की कीमत पर या यूक्रेन के नागरिकों की कीमत पर अमेरिका का हित सधे, और नाटो जो 30 सदस्यीय देश हैं, जिसमें यूरोप के लगभग सभी देश आते हैं और वो तुर्की भी शामिल है, जो रूस और यूक्रेन में समझौता वार्ता भी करा रहा है। दूसरे दौर की वार्ता में भी कोई खास उपलब्धि नहीं हुई, 1 घंटे के अंदर वो वार्ता समाप्त भी हो गई। गजब की बात है, एक तरफ उसने रूस की इतनी तबाही की और दूसरी तरफ जेलेंस्की की एक मक्कारी भरी कूटनीतिक पहल कहिए या उस पर बयान कहिए कि वो कह रहा है कि रूस को जल्दी झुकाया जाए क्योंकि वो शर्त मान नहीं रहे हैं, इसलिए उनको उन पर दबाव बनाना चाहिए, और G7 देश उन पर जो है कई तरह के दबाव बनाएं, उस पर बर्डन डालें, कई बातें वो कह रहे हैं। लेकिन G7 या G20 क्या कुछ कर पाएगा, ये आने वाला समय है बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर जानिए कि ये अब बात यूक्रेन को तबाह करने की नहीं, क्योंकि यूक्रेन बिल्कुल उजड़ चुका है, तबाह हो चुका है। गाजा से कुछ ही अच्छी स्थिति यूक्रेन की है, कुछ ही अच्छी स्थिति, क्योंकि अगर वहाँ की पावर सप्लाई रूस काट दे और 1-2 बातें वो कर दें तो गाजा और यूक्रेन की स्थिति बराबर की है। लेकिन इसके बावजूद भी जेलेंस्की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि अब रूस उस स्थिति में अपने आप को पहुंचा हुआ पा रहा है कि जब उसे अपने परमाणु युद्ध, और परमाणु युद्ध का मतलब ही नहीं, यही नहीं कि परमाणु बम छोड़ दिए जाएं। रूस के पास ऐसे ऐसे बॉम्ब्स हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, जो सूरज की गर्मी से ज़्यादा वहाँ पर उष्मा पैदा कर सकते हैं, और वहाँ के अगर वो बम गिराए जाएं तो लोग जल जाएंगे, संस्थान के संस्थान, घर और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ऐसे राख हो जाएंगी। उसको परमाणु बम भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वास्तव में यूक्रेन कोई बराबरी की लड़ाई लड़ ही नहीं रहा, लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका, और उसके हेडशिप में जो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सैन्य संगठन वाला ये देश, ये सभी फंडिंग कर रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं। हाँ, उनके सैनिक वहाँ पर नहीं हैं। और स्थिति तो अब ये आ रही है कि ब्रिटेन जैसा देश अब रूस के निशाने पर आ चुका है, फ्रांस भी निशाने पर है, पोलैंड और रोमानिया तो निशाने पर है ही। इसलिए ये यूक्रेन के वास्तविक आका हैं, जर्मनी भी उसमें शामिल है। तो राजनीति देखिए, अमेरिका जान रहा है कि पुतिन अगर कसम खा चुके हैं तो उनके पास वो मादा भी है, वो ताकत भी है, वो यूक्रेन को बहुत कुछ बर्बाद कर चुके हैं। क्योंकि यूक्रेन को अब बर्बाद करने का मतलब कि फिटे पिटे हाल, क्या कहावत है वो, भूखे नंगे को क्या मारना। हाँ, एक मुश्किल होगी कि अगर एकदम तबाह हो जाएगा तो सप्लाई चेन खाद्यान्न की, क्योंकि यूक्रेन जो है, यूक्रेन और रूस अगर मिला दिया जाए तो गेहूं उत्पादन का 30 से 35% गेहूं उत्पादन करते हैं ये दोनों देश। और अगर यूक्रेन की इतनी बड़ी तबाही हो जाएगी तो खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। हालांकि उसमें भारत की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि भारत ही उस सप्लाई चेन को कुछ हद तक, पूरी तरह नहीं, मेंटेन कर पाएगा, और अमेरिका को भी भारत का मोहताज होना पड़ेगा। ये चलते चलते ये बात आप ज़रूर जान लीजिए, जिस बातचीत में हम लोग हैं, जो संवाद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जितने भी ये यूरोपीय देश हैं और जो रूस को सबक सिखाना चाहते हैं और यूक्रेन को आगे करके, यूक्रेन को पिटाई लगवा करके, मतलब आगे किया, कहते हैं ना कि वही कंधे पे बंदूक रख करके खेल रहे हैं। लेकिन ये रूस है, 2 विश्व युद्धों का इतिहास है कि रूस ने जो कसम खा ली वो पूरा करते हैं। और इनसे अच्छा
युद्ध, सैन्य कौशल और डिटर्मिनेशन और आत्मविश्वास और भरोसा कहीं है नहीं, किसी कौम के पास है नहीं, किसी देश के पास नहीं है। ये लड़ना जानते हैं और इनकी भौगोलिक और कुछ स्थितियां, पारिस्थितिकी ऐसी है कि अगर रूस में किसी देश की सेना ने एंट्री करने की कोशिश कर ली तो फिर वो अपने आप को मौत के आगोश में ही डालती है, ये इतिहास बताता है। और पुतिन का देश और पुतिन को भले ही यूरोपीय संघ के लोग या नेटो के लोग या अमेरिका इसी तरीके के षड्यंत्र के बल बदौलत मुश्किलों में डाल दें, बर्बाद कर दें, लेकिन अपनी बर्बादी के पहले रूस यूरोप को तबाह कर देगा। यूरोप के किसी एक देश को नहीं, यूरोप को तबाह कर देगा और अमेरिका भी बहुत बड़ी तबाही की चपेट में आ जाएगा। और ये सभी जानते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री स्टारमर हो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हो, जर्मनी के रणनीतिकार, ये सभी जानते हैं। और पोलैंड, रोमानिया और इस तरह के देश, इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। इनको तो सबक सिखाया ही जाएगा। उनके लिए परमाणु युद्ध या अन्य घातक हथियार नहीं, बल्कि परंपरागत तरीके से उनको सबक सिखाया जाएगा। ये युद्ध के दौरान होगा। इसलिए यूक्रेन के खिलाफ अभी ड्रोन अटैक्स ही रूस करेगा, क्योंकि यूक्रेन ने जो काम किया है और जिसको अंजाम देने के बाद जेलेंस्की अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जो कार्रवाई उन्होंने स्पाइडर वेब नामक ऑपरेशन किया और रूस को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। हालांकि ये रूस के लिए कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, ये हम आप मान रहे हैं, क्योंकि रूस की हवाई ताकत में 40 विमान का क्या मतलब है। 2 स्क्वाड्रन, अगर सैन्य भाषा में दे दें 3 स्क्वाड्रन, वो महाशक्ति है। और ये दिखावे के महाशक्ति नहीं है, वो अभी मिनिमम डिटरेंट की वो पॉलिसी, जिसके बदौलत वो अमेरिका को भी कंट्रोल करता रहा है सालों से, चाहे वो शीत युद्ध की जब सोवियत संघ की बात हो और अब तक, वो अपनी इसी ताकत से तो अमेरिका को कंट्रोल करता है, चेक एंड बैलेंस करता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जानते हैं। हालांकि इसमें से कई तो भारत के मित्र भी हैं। वो और बात है कि समय पर कितनी मित्रता निभाते हैं फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने जब जो कुछ भी दिखाया, ये और मुद्दा है, क्योंकि इतनी बातें आ जाती हैं कि एक वीडियो में समेटना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसको बहुत सामान्य शब्दों में समझिए कि रूस के उस एरिया में जहां पर बहुत आसानी से कोई पहुंच नहीं सकता, वहां पर जेलेंस्की के सेना या उनकी खुफिया सेवा के लोग 1.5 साल की एक प्लानिंग के दौरान अपने ड्रोन्स को ले जाते हैं ट्रकों के माध्यम से। अब कैसे उन्होंने रूस में ट्रकों को हायर किया, वहाँ की सेना खुफिया संस्था को पता नहीं चला। उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचते हैं, एक ड्रोन उड़ता है, उस एयरबेस को लोकेट करता है। उसके बाद वहाँ पे खड़े वो बमवर्षक विमान जो पूरी दुनिया में दहशत का एक बड़ा स्वरूप पैदा करते हैं अपने आप की उपस्थिति से, उनको तबाह करते हैं। इसका मतलब तो बहुत बड़ी स्पाइंग हुई है कि रूस में ही रूस विरोधी लोगों का इस्तेमाल यूक्रेन ने कर लिया। ये सिर्फ यूक्रेन की बस की बात है। वो यूक्रेन जो हर 24 घंटे में एक बार रूस की अच्छी पिटाई खाता है और अपनी तबाही को किसी तरह मैनेज करता है। हाँ, वो 3 साल से जो मैनेज कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के भी आत्मविश्वास की दाद देनी होगी, ये बात और है। लेकिन उनको पूरे नाटो का सहयोग, अमेरिका का सहयोग मिल रहा है। ये यहाँ की सेनाएं ही उनके साथ नहीं हैं, लेकिन उनका ब्रेन मिल रहा है, उनके आर्म्स एमुनिशन मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक कोई यूक्रेनी स्पाई एजेंसी का काम नहीं है, ये बहुत कुछ, इवन के सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल किया गया है, उसका एक मैक्रो लेवल पर एनालिसिस किया गया है, वो सब कुछ उपलब्ध कराया गया। फिर यूक्रेन को, क्योंकि उसे ही कंधे पे बंदूक रख करके ये सारा काम किया जा रहा है, और फिर उसको सब कुछ मुहैया कराया गया और फिर ड्रोन के जरिए ये सारा कुछ हुआ है। इसलिए रूस अभी
इस हमले के बाद जवाब दिया है, फिर पिटाई हुई है, और ये कोई खबर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 200-400 ड्रोन तो हमेशा मारे गिराए जा रहे हैं। वो दावा करता है, वो प्रति दावा करता है। असली बर्बादी तो उन आकाओं की होगी जो अभी कंधे पर बंदूक रख करके खेल रहे हैं, और उसकी जद में अब फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, जर्मनी भी है, पोलैंड भी है, रोमानिया भी है, और ये अमेरिका जानता है कि वो भी है। और इसलिए ट्रंप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कोई और दौर की वार्ता शुरू हो जाए। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल, माफ़ करिएगा, तुर्की के क्षेत्र इस्तांबुल में या अंकारा में, और वहाँ की बातचीत में जब दोनों आ जाएं, हालांकि पुतिन जेलेंस्की के सामने आएंगे नहीं, क्योंकि सच भी है, जेलेंस्की को अपनी बराबरी का वो व्यक्ति मानता ही नहीं। कोशिश अमेरिका की यही है कि जेलेंस्की पुतिन एक साथ मेज पर बैठ जाएं और वहाँ पर ट्रंप भी आ जाएं, क्योंकि ट्रंप को पता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुतिन बर्बादी की जो इबारत लिखेंगे, वास्तव में वो इतिहास में दर्ज होगा। जेलेंस्की की कार्रवाई इतिहास में दर्ज होने वाली नहीं है। ये तो बात की बात है कि हम आप इसे बहुत बड़ी कार्रवाई बता रहे हैं। युद्ध में सब कुछ जायज़ है। ये 30-32 देशों की मिलीभगत से रूस के अंदर जाकर के एक बड़ा झटका दिया गया है, और इसका अंजाम कितना बुरा होगा। वास्तव में वो विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं, शुरुआत तो 3 साल पहले हुई थी, वो विश्व युद्ध की वास्तविक समाप्ति का दिन होगा। इसलिए उसमें समय है उस तरह के हथियारों के इस्तेमाल में, और वो समय पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। हमारी अगर इस बात से आप सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बहुत अच्छा लगा हो तो ऐसी ही बातें हम करते रहेंगे। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।